हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बच्चों आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आज बायो का जो चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम, उसके से जितने सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं वो आज मैं लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यह प्रश्न बच्चों आपका आया है 2024 में और ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, किसमें, मनुष्यों में। तो मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन बच्चों पढ़ते हैं। हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंधकर तथा उसे हृदय तक ले जाता है, जहाँ से वह सभी कोशिकाओं को पहुँचा दी जाती है। मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये देखते हैं। मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है तथा श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों गैस जल में घुलनशील होती है, इसी कारण वह रुधिर में भी घुल जाती है और श्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए, यानी कि धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका बच्चों आया है 2016 में आया है, बोर्ड में पूछा गया है, और 2017 में। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग। रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ बच्चों किसे कहते हैं। रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करता है या करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। धमनियाँ ऊतकों में पहुंचकर, कहाँ, धमनियाँ जो बच्चों होती हैं वो ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं में बढ़ जाती हैं तथा बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 3 देखते हैं। बोल रहा है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं, अथवा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ये प्रश्न बच्चों आपका है 2020 में और ये आया आपका 2022 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा बच्चों, लार में, जो आपके लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया बच्चों इस जो ये एंजाइम है आपका एमिलेज, इसको पैदा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 बच्चों देखते हैं, आइए। बोला है, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये प्रश्न बच्चों आपका है 2016 में। तो आइए देखते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए क्रोटोन, क्या बच्चों, इस प्रयोग को करने के लिए क्रोटोन, कोलियस या अन्य कोई चित्तीदार पत्तियों का पौधा लेते हैं जिसकी पत्तियों पर हरे रंग के केवल धब्बे होते हैं, अर्थात केवल इन्हीं स्थानों के अंदर परहरित होता है। इसको अंधकार में रखकर लगभग 24 घंटे मंडरहित कर लेते हैं। कुछ समय लगभग 4 से 5 घंटे सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद यदि आप पौधे की एक पत्ती का मंड परीक्षण करेंगे तो केवल उन्हीं स्थानों में मंड बना मिलेगा जिन स्थानों पर हरा रंग था। क्लोरोफिल युक्त स्थानों को मंड परीक्षण से पूर्व ही चिन्हित कर देते हैं। चित्र देखें, यह प्रयोग सिद्ध करता है कि क्लोरोफिल के बिना
मंड नहीं बनता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। आइए चित्र बनाया गया है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये आपका यहाँ पे नीला रंग है, ये आपका नीला रंग है, और ये परहरित ये क्लोरोफिल है, यानी कि चित्र क्या दर्शा रहा है आपको। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रारंभिक स्थिति तथा बी प्रयोग के बाद मंड परीक्षण करने पर। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग हैं। प्रश्न बच्चों ये आपका आया है 2019 में, इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। एटीपी कोशिकीय श्वसन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को तुरंत ही एक ऊर्जा समृद्ध पदार्थ एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग कर लिया जाता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। अब ये देखेंगे बच्चों हम लोग कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चित्र के माध्यम से समझेंगे। कोशिका की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ही होती है। जब एटीपी का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है तब यह एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बंध के टूटने से एक अकार्बनिक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अणु भी मुक्त होता है। स्पष्ट है कोशिका में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी अणु भी होते हैं। जब श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तब उसका प्रयोग एडीपी में फॉस्फेट समूह जोड़कर एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। आईपी यानी कि अकार्बनिक फॉस्फेट है बच्चों, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी ऊर्जा एटीपी। जब ये आपस में क्रिया करते हैं एडीपी और आईपी को मिलाया जाता है, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को और अकार्बनिक फॉस्फेट को मिलाया जाता है, तब वे एटीपी का निर्माण करते हैं। उपयोग बच्चों इसका देखते हैं, एडीपी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो पेशियों के संकुचन में होता है बच्चों, तंत्रिका तंत्र के आवेग के संचरण में होता है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों बोला प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक हैं, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। ये प्रश्न बच्चों आपका 2017, 18 और 2017 में ये भी पूछा गया है। अब हम देखेंगे प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। किसी गमले में लगे पौधे को जिसकी पत्तियां मोटी ना हो अंधकार में 48 से 72 घंटे रखने से पत्तियों का संपूर्ण मंड घुलकर दूसरे अंगों में चला जाता है। ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा क्रिया में मंड का निर्माण होता है। अब देखते हैं पत्तियां जो है हमारे जो चित्र दिए हैं क्या दर्शा रहे हैं। तो गमले में लगी किसी मंड रहित पत्ती एक अन्य पत्ती का मंड परीक्षण करने से ज्ञात होगा कि पत्तियां मंड रहित हो गई हैं कि दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा पेपर क्लिप की सहायता से स्लाइड के नीचे लगाया जाता है। देखें चित्र, ऊपर के कागज पर कोई भी अक्षर या अन्य चित्र काटकर बनाया जा सकता है। कुछ समय 4 से 5 घंटा उपकरण को धूप में रख देते हैं, बाद में उपयुक्त पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। यह अक्षर या चित्र नीले या काले रंग में छप जाता है क्योंकि इन स्थानों पर प्रकाश मिला था तथा मंड बना है। इस प्रयोग में काले कागज के स्थान पर फोटोग्राफी की नेगेटिव प्लेट भी प्रयोग में ला सकते हैं। वैसा ही चित्र पॉजिटिव प्रिंट या
स्टार्च प्रिंट के रूप में मंड से छप जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन। एक चौड़े मुंह की बोतल रबड़ के कॉर्क के साथ लेते हैं। कॉर्क को 2 अर्धांशों को लंबाई में काट देते हैं। एक मंड रहित पत्ती को पौधे पर लगाई हुई अवस्था में ही अथवा तोड़कर आधा बोतल के अंदर तथा आधा बाहर कॉर्क की सहायता से लगाकर कुछ समय के लिए उपकरण को धूप में छोड़ देते हैं। पौधे से पत्ती को अलग किया गया तो उसके उड़ंत को जल में डुबाकर रखना चाहिए। बोतल में पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH विलयन रखा जाता है, जो बोतल के अंदर की वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। प्रयोग में लाई गई पत्ती को पौधे से अलग करके मंड परीक्षण करने पर पता लगता है कि बोतल के अंदर रहे भाग में कोई मंड नहीं बना। यह भाग नीला या काला नहीं होता, जबकि बोतल के बाहर रहे भाग में मंड बनाता सिद्ध होता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसे मॉल का आदि पत्ती का प्रयोग भी कहते हैं। इसे मॉल का आदि पत्ती का भी प्रयोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 बच्चों देखते हैं। बोला है मनुष्यों के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन कीजिए कि आवश्यकता नहीं है। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चित्र बनाना है, चित्र के माध्यम से बताना हमको। ये प्रश्न बच्चों आपका आया 2016 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में। सिर्फ हमको चित्र बनाना है। तो ये आपकी जो है बच्चों, ये मुंह है, ये जीभ, ये लार ग्रंथि, ये ग्रसनी, ये निगल द्वार, ये बच्चों आपका लीवर है, और ये आपका पित्ताशय है, ये अमाशय, ये अग्न्याशय, ये छोटी आंत, ये बच्चों बड़ी आंत। आपकी जो ये दिख रही है बड़ी आंत है। फिर ये आपका जो है ये गुदाद्वार है, और ये मलाशय है। मनुष्य का पाचन तंत्र, आहार नाल। अब हमसे बोला है दिए गए चित्र में 1, 2, 3 और 4 भागों को नामांकित कीजिए, यानी कि इसको नामांकित करना, इसको नामांकित करना, इसको। तो जो आपका पहला है ये आपका है एपिडर्मल कोशिका। क्या है? एपिडर्मल कोशिका। अब इसमें तो देखते हैं पहले कहाँ पे कौन सा एपिडर्मल कोशिका। जो बच्चों ये है आपकी, ये एपिडर्मल कोशिका है बच्चों, ये आपकी एपिडर्मल कोशिका है। अब अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये आपका हरित लवक है, और बच्चों ये आपका है केंद्रक, ये आपका केंद्रक को शो कर रहा है, और ये स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 9 बोला मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य होता है उनका। आइए देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न बच्चों आपका आया 2016 में। एक वयस्क व्यक्ति में निचले तथा ऊपरी जबड़े में कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, अतः द्विबारदंती कहते हैं। दांतों की संख्या उम्र साथ बदलती रहती है। इस प्रकार आयु के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायी दांत, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं दूध के दांत भी कहते हैं। ये बच्चे में लगभग 6 माह से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और 2 से 3 वर्ष तक कुल दांत निकल आते हैं। ये 7 से 8 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अस्थायी दांत की। अस्थायी दांत की बात कर चुके हैं, हम वो बात करेंगे स्थायी दांत। ये दूध के दांत के गिरने पर निकलते हैं तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकलते हैं। बाद में 4 और
दांत निकलते हैं, इन्हें अक्ल दाढ़ कहते हैं। स्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है। दोनों जबड़ों में स्थायी दांत अग्रांकित 4 प्रकार होते हैं। कृंतक इंसिसर्स, कृंतक ये संख्या में कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? संख्या में कुल 8 होते हैं। इनके किनारे तेज धार वाले होते हैं जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं, यानी कि उनको टुकड़ों में तोड़ते हैं। रदनक, इन्हें भेदक भी कहते हैं। इनकी संख्या बच्चों 4 होती है। कुछ लंबे व नुकीले होने के कारण ये भोजन को चीरने फाड़ने का बच्चों कार्य करते हैं। जो रदनक होते हैं ये भोजन को चीरते हैं, फाड़ते हैं, इनका कार्य यही होता है। इन्हें भेदक दांत भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अग्र चौड़क प्रेमोलर्स। प्रत्येक जबड़े में बच्चों 2 जोड़ी होते हैं। इनके सिरे पर 2 शिखर होते हैं जो चपटे एवं चौकोर होते हैं। ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। अब बात करेंगे हम चौड़क की, मोलर्स की। प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़े अर्थात कुल 12 दांत होते हैं। इनके सिरे चौरस तेज धार वाले होते हैं। ये भोजन को पीसते हैं। प्रश्न नंबर 10 बच्चों, देखते हैं क्या बोला है। बोला है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि मनुष्य के शरीर में कौन सी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2017 में। स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। मुख गुहा में अनेक छोटी सूक्ष्म मुख ग्रंथियाँ ब्यूकल ग्लैंड्स उसकी श्लेष्मिका में होती हैं जो थोड़ी मात्रा में लाल सलाइवा स्रावित करती हैं। जीहा की श्लेष्मिका में भी इसी प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियाँ होती हैं। बड़ी तथा अधिक मात्रा में लार उत्पन्न करने वाली तथा वाहिकाओं द्वारा इसे मुख गुहा में पहुँचाने वाली निम्नलिखित 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। नंबर 1, कर्णपूर्व लार ग्रंथियाँ। ये कानों के नीचे कपोलों के पास व कपोलों में से सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं तथा ऊपरी जबड़े में वाहिकाओं स्टेन्सेंस नलिका द्वारा चौड़कों के पास खुलती हैं। अब बात करेंगे हम लोग अधोजिह्वा लार ग्रंथियाँ। ये जीभ के ठीक नीचे स्थित होती हैं। सक्रिय ग्रंथि होती हैं और निचले जबड़े में दांतों के पास ही कई स्थानों पर खुलती हैं। अब हम बात करेंगे अधोहनु लार ग्रंथियाँ। सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड्स निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती हैं। ये अगले दांतों निचले कृंतकों के पास लंबी वाहिनियों वार्टन्स नलिकाओं के द्वारा खुलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 बोला यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसके कार्य का वर्णन कीजिए। यकृत क्या है, इसके 3 मुख्य कार्य बताइए। ये प्रश्न जो आपका है 2018 में और 2021 में, और ये आपके 2026 में भी आ सकता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों यकृत ही है, लीवर। आइए बच्चों देखते हैं। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जो कि हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत के कार्य बच्चों देखते हैं। यकृत के कार्य निम्नलिखित हैं। यकृत कोशिकाएं हिपेरीन नामक पदार्थ का स्त्राव करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है।
पॉइंट नंबर 2, आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए यह पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3, यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। पॉइंट नंबर 4, यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। पॉइंट नंबर 5, यकृत शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर संचरित करता है। पॉइंट नंबर 6, यह रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट-फूट आदि कार्य होते हैं। पॉइंट नंबर 7, रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है जो रुधिर को जमाने में सहायता देता है। पॉइंट नंबर 8, यकृत शरीर का भंडार गृह है। बच्चों, जो यकृत है शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, छोटी आंत ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन में बनी अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले आता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में से यूरिया ना निकले तो शरीर में गठिया आदि रोग हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में इससे यूरिया नहीं निकलती है तो आपके गठिया रोग हो सकता है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 12 हमारा दिया बोला है एंजाइम्स क्या है, किन्हीं 2 एंजाइम के नाम लिखकर उनके कार्य बताइए। आइए देखते हैं। पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। बच्चों, पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व होता है। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। इन पदार्थों को विकर एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम पाचक रसों में होते हैं। 2 प्रमुख एंजाइम व उनके कार्य निम्न प्रकार हैं। 1, ट्रिप्सिन अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको अमीनो अम्लों में बदलता है। एमाइलोप्सिन विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। प्रश्न नंबर 13, विटामिन की परिभाषा लिखिए। जल में घुलनशील 2 विटामिनों के बारे में लिखिए। यह विटामिन के प्रकार लिखे तथा उनके नामों का भी उल्लेख कीजिए। विटामिन क्या है, इनके प्रमुख प्रकार तथा मानव जीवन में इसके महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बच्चों आपके आए हैं 2016 में और 2018 में। तो आइए देखते हैं विटामिन क्या हैं और विटामिन के क्या कार्य हैं। विटामिन्स ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। बच्चों, ये विटामिन हैं, ये आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि शरीर की रक्षा करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग, डिफिशियंसी डिसीज होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी। ये कौन से हैं? ये जल में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब बात करेंगे हम लोग मानव जीवन में विटामिन का महत्व। मानव जीवन में विटामिन का क्या महत्व है, आइए देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे भोजन को संपूर्णता प्रदान करते हैं और विटामिन का इसमें विशेष महत्व है। आहार में किसी भी विटामिन की कमी हो जाने से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल विटामिन का मुख्य कार्य भोजन को ईंधन में परिवर्तित करना है, जिससे शरीर में खाया हुआ भोजन ठीक प्रकार से पच सके, शरीर को सही रूप से ऊर्जा मिल सके और साथ ही शरीर निरोगी हो सके।
तो यही है हमारे मानव जीवन में विटामिन का महत्व। ये प्रश्न आपके बच्चों बोर्ड में आ सकता है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर बच्चों हम लोग 14 देखते हैं, यानी कि 14। बोला है पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों के कार्य का वर्णन कीजिए। पित्त रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। यकृत तथा अग्न्याशय द्वारा स्रावित पदार्थों के पाचन क्रिया में उपयोगिता को समझाइए। आपका आंसर एक ही होगा। ये प्रश्न अथवा करके दिए हैं। ये प्रश्न आपका 2023 में आया है, 2020 में आया, ये 2017 में, और ये आपका 2018 में आया। इसका आंसर देखते हैं, आइए। तो पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 लार। लार भोजन को निगलने में सहायक होती है बच्चों, तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। यानी कि ये जो लार होती है कार्बोहाइड्रेट को भी पचाती है। लार में उपस्थित टायलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। लार में बच्चों जो होता है आपका टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मंड को शर्करा में बदल देता है। जठर रस। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है तथा जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। पेप्सिन प्रोटीन पर कार्यशील है और प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। पित्त रस तथा अग्न्याशयिक रस। ग्रहणी में अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयिक रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है बच्चों, फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय से बदलकर क्षारीय बनाता है, यानी कि अम्ल से बदलकर क्षारीय बनाता है। अग्न्याशयिक रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। अग्न्याशयिक रस में उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नांकित परिवर्तन किए जा सकते हैं। ट्रिप्सिन या भोजन के प्रोटीन, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। यह अग्न्याशयिक रस में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। लाइपेज या भोजन की वसा पर क्रिया करके उसे वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलोप्सिन या एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर उनके माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में बदल देता है। आंत्ररस। इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचय भोजन पर क्रिया करते हैं। आंत्ररस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचय भोजन पर क्रिया करते हैं। नंबर 1 सुक्रोज, यह शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टोज, यह लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज, यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। इरेप्सिन, यह शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्लों में बदल देता है। प्रश्न नंबर 15 बोला वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए था जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2017 में और 18 में। तो आइए बच्चों देखते हैं। फिर यह अथवा करके दिया है ऑक्सीय तथा अनॉक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो आइए देखते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभोग हो जाती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। प्रश्न नंबर बच्चों हम लोग 16 देखेंगे। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। ये प्रश्न बच्चों आपका है 2019 में। तो आइए देखते हैं श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास, यह एक
भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। श्वसन, यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन बच्चों है यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और बच्चों जो श्वसन की क्रिया होती है यह कोशिकाओं के अंदर होती है। इसमें जो श्वासोच्छ्वास है इसमें एंजाइम्स की आवश्यकता बच्चों नहीं होती है, जबकि आपकी जो श्वसन क्रिया है ये इसमें एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो आपका श्वासोच्छ्वास है इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बोला श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए, या श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। प्रश्न बच्चों आपका है 2018 में और 2019 में। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग अब। तो श्वसन दहन, यह जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है। जो श्वसन है यह जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया है। और दहन की बात करें तो यह अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। दहन अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन, इसमें अधिकांश विमोचित ऊर्जा को धीरे धीरे कई चरणों में विशेष पदार्थ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में अनुबंधित किया जाता है। दहन, इसमें संपूर्ण निर्मुक्त ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित होकर एक ही चरण में विकिरित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एडीपी से एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनते हैं जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा संचित रहती है, अतः ये ऊर्जा सिक्के कहलाते हैं। दहन, इसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, संपूर्ण ऊर्जा बहुत कम समय में विकिरित हो जाती है। यह क्रिया सामान्य ताप 25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है। दहन में एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 18 बोला सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। सजीव तथा निर्जीव में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। ये प्रश्न बच्चों आपका है 2020 में और 2022 में। सजीव निर्जीव, सजीव का शारीरिक आकार बदलता है, यानी सजीव और निर्जीव में हमें अंतर लिखना है। तो बच्चों कॉमन सी बात है कि सजीव का शारीरिक आकार बदलता है, निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है, निर्जीवों में प्रजनन क्षमता बच्चों नहीं होती है। सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, निर्जीवों में भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों सजीव कोशिका से बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से बच्चों नहीं बने होते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बच्चों आपका है 2017 में और 2018 में। या तो रुधिर के 4 कार्य बताइए। तो आइए देखते हैं बच्चों। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है बच्चों। रुधिर के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। बात करेंगे बच्चों हम लोग प्लाज्मा की। आइए बच्चों देखते हैं प्लाज्मा। यह रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल ग्राउंड फ्लूइड साफ चिपचिपा तथा अपारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग स्वस्थ मनुष्यों में लगभग 3500 मिलीलीटर होता है। स्वयं प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। शेष लगभग 10% भाग में जटिल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में प्रायः
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट, सल्फेट तथा आयोडाइड आदि लवण होते हैं जो कि सामान्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं बच्चों। ये रुधिर को हल्का क्षारीय बनाए रखते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम रुधिर कणिकाएं की। रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। रुधिर के कार्य। इसका प्रमुख कार्य बच्चों दो ऊतकों के बीच विभिन्न प्रकार के संयोजन करना है। इन कार्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णित कर सकते हैं। इसका प्रमुख कार्य मतलब कि दो ऊतकों के बीच विभिन्न प्रकार के संयोजन यानी कि उनको जोड़ना। इन कार्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णित कर सकते हैं। ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन। आइए देखते हैं बच्चों। रुधिर की लाल कणिकाओं में ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण करके हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। इस प्रकार श्वसन के लिए ऊतकों को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही हीमोग्लोबिन कार्बोएमीन यौगिक बनाता है। पोषक पदार्थों का परिवहन। अब बात करेंगे हम लोग पोषक पदार्थों का परिवहन। जल में विलेप खाद्य पदार्थ पोषक तत्व अवशोषण के समय रुधिर द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं तथा शरीर के अन्य भागों को भी रुधिर द्वारा परिसंचरित किए जाते हैं। आंतों से ये पदार्थ पहले यकृत में ले जाए जाते हैं। यकृत इन पोषक तत्वों की मात्रा तथा स्वरूप निश्चित करके रुधिर द्वारा सभी ऊतकों को भेजता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब बात करेंगे हम लोग उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं। इनमें नाइट्रोजन यौगिक प्रमुख है। इन्हें रुधिर पहले यकृत में तथा बाद में यकृत से वृक्कों में पहुंचाता है। वृक्क इन्हें रुधिर से छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। श्वसनांगों से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रमुखतः रुधिर के प्लाज्मा द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। अन्य पदार्थों का परिसंचरण। अनेक प्रकार के पदार्थों जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज आदि के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य रुधिर ही करता है। रोगों से बचाव व घाव को भरना। शरीर में जब कोई घाव इत्यादि हो जाता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं वहां पहुंचकर रोगाणुओं से लड़ती हैं तथा मवाद या पस बना लेती है। मवाद में रोगाणु भी सम्मिलित होते हैं तथा साथ ही रुधिर उस स्थान पर आवश्यक पदार्थ आदि को भी पहुंचाता है। इस प्रकार रुधिर घाव के भरने में सहायता करता है। शरीर के ताप पर नियंत्रण। रुधिर शरीर के ताप पर नियंत्रण व नियमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुधिर का थक्का बनना। किसी स्थान पर कट फट जाने से रुधिर बहने लगता है। यदि रुधिर बहता रहे तो जंतु की मृत्यु हो सकती है। रुधिर में इस प्रकार की संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं कि यदि कहीं पर भी रुधिर बाहर के संपर्क में आता है तो रुधिर तुरंत ही उसमें थक्का बनाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों इस चैप्टर से हमारे बोर्ड में इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं जितने मैंने आप लोगों को कराए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार अगर आपको हमारी वीडियो नहीं समझ में आती तो आप 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। आप जितना देखेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ से वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। और बच्चों जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें और
सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप लोग बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके साथ अन्य बच्चों का भी भला हो सकेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।